आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट 10th क्लास में। लाइट चैप्टर में हमको पढ़ना है कि लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। मिरर के द्वारा किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा, प्लेन मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, रेनबो में क्या कलर्स आते हैं, कैसे आते हैं, स्टार ट्विंकलिंग कैसे करते हैं, हमारी आँख जो है ह्यूमन आई वो कैसे वर्क करती है, ठीक है, प्रिज्म क्या है, लेंस क्या है, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है लाइट एक सोर्स है एनर्जी का। लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। सन से जो लाइट चलती है, जैसे ये सन है, सन से जो लाइट चलती है वो ऐसा माना गया कि वो वेव की फॉर्म में चलती है। यह वेव इस तरह से हम चलाते हैं, इसको वेव कहते हैं। तो सन से निकलने वाली लाइट एज ए वेव की फॉर्म में आती है, ऐसा माना गया है। और ये जो वेव है वो हम इस तरह से मान रहे हैं कि इस तरह से ये वेव बनी, ये वेव बन रही है। तो लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। इसके इन पॉइंटों को हम क्रस्ट कहते हैं। पीक पॉइंट को हम क्रस्ट कहते हैं, ऊपर वालों को। नीचे वाले जो पॉइंट हैं ये वाले, इनको ट्रफ कहते हैं। ओके, ये कहलाती है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन से क्रस्ट के बीच की ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, मीन पोजीशन से क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, मीन पोजीशन से ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, ये कहलाती है ए फॉर एम्पलीट्यूड। तो ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। ओके, अब ये क्रस्ट है और ये क्रस्ट है। दो क्रस्ट के बीच की ये डिस्टेंस, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच की डिस्टेंस लैम्डा से रिप्रेजेंट की जाती है। इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो टर्म आएंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब है वेव में क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस। ये मान लो आपका क्रस्ट है, ये आपका दूसरा क्रस्ट है, और इन पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ वेवलेंथ कहलाती है। एक टर्म होता है फ्रीक्वेंसी। एक टर्म होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? जैसे ये साइकिल इस तरह से चल रही है, तो यहां से स्टार्ट हुई साइकिल, ये पीक पॉइंट आया, फिर ये 0 पॉइंट, फिर ये पीक पॉइंट आया, फिर ये 0 पॉइंट। तो एक साइकिल मानी जाती है यहां से लेके यहां तक, जिसमें दो इस तरह के डिब्बे दिखेंगे। ये पूरी एक साइकिल है, ऐसे चलना, ये पूरी 1 साइकिल है, फिर ये सेकंड साइकिल है। तो एक सेकंड में कितनी साइकिल्स बनी? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। एक सेकंड में जो साइकिल्स बनती हैं उनकी संख्या को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, या इसको HZ हर्ट्ज भी कहते हैं। सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। ओके, लाइट जो है वो एक वेव की फॉर्म में चलती है, और इस वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये चलती है लाइट की स्पीड से। लाइट चलती है लाइट की स्पीड से, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो लाइट की स्पीड हमें याद होनी चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो 3 × 10⁸ मीटर को क्रॉस कर लेता है। तो ये हो गई आपकी स्पीड। अब हम पढ़ेंगे इसमें नया टॉपिक। इसका पहला टॉपिक है लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन, तो हमारे पास पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन टर्म सीखना है। ये टर्म हम देखते हैं मिरर में। तो मान लो ये आपके पास एक मिरर है, ये हमारे पास मिरर है, और मिरर कैसे माना हमने, ये प्लेट मान ली और इसके नीचे इस तरह से मैंने पॉलिश कर दी, तब मैं इसको बोलूंगा प्लेन मिरर। ये आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। ओके, मिरर आपके कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर भी होते हैं। अभी हम प्लेन मिरर पर प्रैक्टिकल देखते हैं। ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पर हमने लाइट डाली यहां से, तो इस तरह से हमने ऑब्लिक टेढ़ी सी लाइट डाली इस तरह से। तो ये लाइट हमने डाली इस पर और ये लाइट इस जगह पर गिरी। ओके, इस लाइट को हम इस तरह से तीर बना के दिखाएंगे। जो लाइट आप डाल रहे हो उसके ऊपर सरफेस पर, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज बोलते हैं। तो ये इंसिडेंट रेज हो गया, ये इसका पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पर इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर, जैसे ये मिरर ऐसे है तो इसका परपेंडिकुलर लाइन ऐसे आएगी, तो इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ किया गया प्लेन मिरर के 90 डिग्री बनाते हुए परपेंडिकुलर। ओके, नॉर्मल और इंसिडेंट रेज का ये एंगल बीच का कहलाता आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां एंगल आई है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब क्या होता है, ये लाइट इस जगह पर आके गिरी तो ये अंदर नहीं जा पाएगी क्योंकि अंदर हो रही है पॉलिश, तो ये यहां टकरा के इसी एंगल से वापस लौट जाएगी। तो इस तरह से वापस लौट रही है वापस, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं इसको, हमने नाम दिया रिफ्लेक्टेड रेज। और ये वाला एंगल कहलाएगा आर, एंगल आर। एंगल आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब बात आती है रिफ्लेक्शन क्या है। मान लो हम जिस मीडियम से चले, ये मीडियम है, यहां इस जगह पर मान लो एयर भरी हुई है और ये नीचे ग्लास है, तो ये हम चले एयर से और ऐसे एयर से चलकर फिर उसी डायरेक्शन में एयर में वापस आ गए, यहां भी एयर है। तो जिस मीडियम से चलकर लाइट आए वापस उसी मीडियम में आ जाए, एयर से चली और वापस एयर में ही आ जाए, तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन लाइट का एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट जिस मीडियम से चलती है टकराकर मिरर से उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 पॉइंट लिखेंगे हम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका हम पहला पॉइंट लिखेंगे, यह इंसिडेंट रेज, ये आपका नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रेज सेम प्लेन में होनी चाहिए। इंसिडेंट रेज, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज, ये सभी लाई करने चाहिए, रहने चाहिए इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। अगर ये लाइट बोर्ड से चिपकी है तो नॉर्मल भी बोर्ड से चिपका है, रिफ्लेक्टेड रेज भी बोर्ड से चिपकी होगी।
सेकंड पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आई एंगल आर एंगल के इक्वल होना चाहिए, ऐसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कहा गया। अब समझो ध्यान से, थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। मान लो ये आपका एंगल आई है, ये एंगल आर है, इक्वल बोला है मैंने। अब मान लो मैंने ये प्लेन मिरर से एंगल, ये वाला एंगल दिया आपको 60 डिग्री, प्लेन मिरर से ये वाला एंगल दिया 60 डिग्री, तो ये एंगल कितने का होगा, ये पूछ रहा हूं मैं। तो बेटा देखो, यहां से लेके ये पूरा एंगल, ये वाला नॉर्मल से ये 90 डिग्री का है, ये 90 का है, उसमें से 60 का हमने ले लिया, तो ये कितने का होगा? तो एंगल आई होगा 90 माइनस 60, कितने का होगा? 30 डिग्री का। तो ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री का। ओके, अब एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, एंगल आई बराबर है एंगल आर के, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री का। अगर एंगल आई 30 का है तो एंगल आर भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर कोई पूछता है यहां से लाइट चली और इस तरह से लाइट गई, तो ये टोटल एंगल कितने का चेंज आया, यहां से लेके यहां तक का कितना चेंज आया? तो 30 ये है और 30 ये है, तो कितने का चेंज आएगा? 60 डिग्री का। तो इस तरह से आप एंगल बता सकते हो। ठीक है, अब ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में, मैं यहां पॉइंट लिख रहा हूं, रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में जब लाइट इधर से आती है और इधर चली जाती है, तो इसमें ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन की प्रोसेस के अंदर कलर, फ्रीक्वेंसी, कलर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट। कलर, अगर रेड कलर की लाइट है तो रेड कलर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट नॉट चेंज, वो जैसे थी वैसे ही रहेगी। अगर 500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ गिरती है तो 500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ ही प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखना, इस प्रोसेस के अंदर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी मतलब चमक, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, चमक जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, चमक डिक्रीज हो जाएगी। बाकी का कलर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट पर कोई चेंज नहीं आएगा। मान लो मैं एक प्लेन मिरर बनाता हूं, आपको कुछ क्वेश्चनों का जवाब देना है। ये प्लेन मिरर बनाया और इस पर मैंने लाइट डाली ऐसे, ये यहां नॉर्मल बन गया और ये इस तरह से वापस हुई, ये एंगल आई, ये एंगल आर। मान लो मैंने ये वाला एंगल आपको दिया 30 डिग्री का, तो बताइए इस केस में एंगल आई कितने डिग्री का होगा? तो ये पूरा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो 90 में से 30 चले गए, कितने डिग्री का आया? 60 डिग्री का। अगर एंगल आई क्या एंगल आर के इक्वल होगा, तो ये भी 60 डिग्री हो गया, ये आपका 60 डिग्री हुआ, ये भी 60 डिग्री हुआ। तो कितना टर्न हुआ? वो यहां से लेके यहां तक कितना टर्न हुआ? तो टर्न हुआ 120 डिग्री। ओके, सही में आ गया। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं। ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है और इस पर लाइट इंसिडेंट की गई नॉर्मली, मिरर पे लाइट डाली गई, इंसिडेंट लाइट नॉर्मली, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली टू द मिरर, मिरर पर नॉर्मल डाला गया, तो एंगल आई कितना होगा? पहला पॉइंट देखो, इस पॉइंट पर लाइट गिरी तो मैं इसी पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूंगा जिसको बोलूंगा नॉर्मल। ये कौन सी लाइट थी? इंसिडेंट लाइट। और बाद में इस पर जो ड्रॉ किया वो क्या था? नॉर्मल।
तो ये इस तरह समझो, ये मैंने नॉर्मल बनाया डॉट डॉट करके, ये डॉट डॉट करके मैंने नॉर्मल बना दिया। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल कितना है? 0, उसी के ऊपर बना हुआ है, तो एंगल आई 0। तो जैसे ही लाइट यहाँ टकराएगी इसी डायरेक्शन में ये वापस लौट जाएगी इस तरह से। तो एंगल आर बी आई के बराबर होने की वजह से 0 होगा, और जिस डायरेक्शन से आई उसी डायरेक्शन से ये वापस लौट जाएगी। सही में आया? ओके। अब एक और पॉइंट समझना है, क्या 2 प्लेन मिरर ले लिए जाएं, अगर 2 प्लेन मिरर लेकर कोई ऐसा कंडीशन डेवलप हो सकता है 2 प्लेन मिरर में, कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो सकती है कि इंसिडेंट रेज पैरेलल हो रिफ्लेक्टेड रेज के। क्या ऐसा हो सकता है कि इंसिडेंट रेज पैरेलल हो रिफ्लेक्टेड रेज के? तो मैंने कहा हो सकता है अगर 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री रखा जाए। जैसे ये एक प्लेन मिरर हमने रखा और एक प्लेन मिरर रखा है ऐसे, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये प्लेन मिरर हो गया एक, और एक प्लेन मिरर हो गया ये। ओके, अब मैंने इस पर लाइट डाली इस तरह से, ये मैंने इंसिडेंट लाइट डाली, इंसिडेंट रेज डाल दी। अब इस पॉइंट पर टकराएगा तो मैं इसके परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल बनाऊंगा, ये हो गया नॉर्मल। क्या हो गया? ये नॉर्मल। तो ये एंगल हो गया आई। अब ये यहां से टकरा के ऐसे जाएगी, ये एंगल आर। ऐसे लाइट आई, ऐसे टकरा के गई, और जैसे ये लाइट यहां टकराएगी यहां बनाऊंगा नॉर्मल। इस तरह से परपेंडिकुलर क्या बनाऊंगा मैं? नॉर्मल। ये एंगल माना जाएगा आई, इंसिडेंट लाइट, और ये इस तरह से वापस जाएगा। ये हो गया आपका इंसिडेंट रेज, ये इसके लिए रिफ्लेक्टेड रेज, और जो इसकी रिफ्लेक्टेड रेज है वो इसके लिए इंसिडेंट कहलाएगी, और फिर ये रिफ्लेक्टेड। तो फाइनली रिफ्लेक्टेड रेज हो गई ये। तो देखो इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल हो सकती हैं अगर दोनों मिरर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रखे हों, 90 डिग्री पर अरेंज हो, तो ऐसा हो सकता है। अगला टॉपिक हमारे पास इमेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की इमेज कैसी होगी? मान लो हमने एक प्लेन मिरर हमने इस जगह पे बनाया, मान लो ये हमने एक प्लेन मिरर बना दिया, इस तरह से खड़ा प्लेन मिरर बनाया, ये हमने पॉलिश कर दी, तो ये हो गया आपका प्लेन मिरर। अब ध्यान सुनना, मैंने इस जगह पर एक लाइट का सोर्स रखा, और इस लाइट सोर्स से एक लाइट तो मैंने इस तरह से चलाई, जैसे इंसिडेंट लाइट, और एक लाइट चलाई मैंने ऐसे, इस तरह से। एक लाइट सीधी इस तरह से चलाई और एक लाइट इस तरह से चलाई ऑब्लिक की ओर। अब ध्यान से सुनना क्या इमेज बनेगी। मान लो हम ये वाली लाइन इस तरह से चलाते हैं, तो इसी पर ये नॉर्मल बना, ये नॉर्मल बन गया, इसी के ऊपर ऐसे नॉर्मल बनता है। तो एंगल कितना हुआ नॉर्मल के साथ? 0 एंगल। तो यहां एंगल बना आई 0, तो एंगल आर भी 0 होगा। तो लाइट जो है जैसे चली थी वैसे ही वापस आ गई, ऐसे ही वापस चली जाएगी। ठीक है, अब इस वाले केस में हमने इस तरह से लाइट डाली है, तो इस पॉइंट पर टकराई, तो यहां ये नॉर्मल बन गया, ये नॉर्मल बना, तो ये एंगल हो जाएगा आई। कुछ ना कुछ एंगल है, मान लो 30 डिग्री का मान लेता हूं। तो लाइट जैसे ये टकराई, ये नॉर्मल है, तो ये इस तरह से वापस लौट जाएगी, इस तरह से। ये एंगल आर होगा, कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का, क्योंकि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। अब ये बताओ
इसकी ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट 1, और इस वाले की ये रिफ्लेक्टेड लाइट है 2। तो क्या ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट मिल पाएंगी? ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, नहीं मिल पाएंगे ना। अब क्या करें? जब ये मिल नहीं पाएंगी तो क्या करें? ये वाली लाइट इधर जा रही है ऐसे ऐसे सीधी, और ये इधर जा रही है सीधी सीधी सीधी, ये आपस में नहीं मिल पाएंगी। तो क्या करें? इस वाली लाइट को डॉट डॉट करके हम इधर आगे बढ़ाया, पीछे की तरफ डॉट डॉट करके बढ़ा दिया ऐसे, और ये लाइट जो ये वाली लाइट है इसको भी डॉट डॉट करके बढ़ा दो पीछे ऐसे। तो ये डॉट डॉट करके बढ़ा दिया, तो इस जगह पर आपको एक इमेज दिखाई देगी। यहां लिख देता हूं, मुझे आपको एक इमेज दिखाई देगी। तो इस तरह से प्लेन मिरर से इस ऑब्जेक्ट की लाइट, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज आपको यहां पीछे प्लेन मिरर के पीछे दिखेगी। तो इसके क्या पॉइंट हैं वो हमको थोड़ा समझना है। पहला पॉइंट प्लेन मिरर के बारे में, वो प्लेन मिरर के बारे में पहला पॉइंट है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, मान लो हमने इस तरह से दिखा दिया खड़ा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है यहां, तो इमेज देखो इस तरह से इमेज बनेगी, और ये हमने तीर मिला दिया यहां। तो ये ऑब्जेक्ट सीधा है, ये भी सीधा है, ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, इमेज भी इरेक्ट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, अगर ये ऑब्जेक्ट की हाइट मैं 10 सेंटीमीटर मानूं तो इस इमेज की हाइट भी 10 सेंटीमीटर हो गई। मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा इक्वल होगा साइज ऑफ इमेज के। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा। कैसी इमेज बन रही है? इरेक्ट बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? इरेक्ट इमेज। दूसरा पॉइंट है, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज इरेक्ट इमेज होती है। कैसी इमेज होती है? इरेक्ट इमेज। ओके। तीसरा पॉइंट, देखो बेटा, ये प्लेन मिरर है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। और ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से लेके यहां तक की ये डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये वाले, ये कहलाती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये कहलाती है डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज, अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों की डिस्टेंस बराबर हो गई। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज के। पोल से अगर डिस्टेंस ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। तो क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्ट की यहां से पोल तक की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो पोल से इमेज तक की डिस्टेंस कितनी होगी? तो हम कहेंगे 20। दूसरा क्वेश्चन समझो, इस ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो उस ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी? तो 20 ये हुआ और 20 ये हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहां से लेके यहां तक? 40 सेंटीमीटर। ओके। पॉइंट नंबर 4, इरेक्ट इमेज है, बिल्कुल सही बात है, सेम साइज की है, ये बात भी सही है। अब बात आती है, यहां से जो इमेज बनती है वो देखो, इस पॉइंट को डॉट डॉट करके बढ़ाया आपने, इस पॉइंट को डॉट डॉट करके बढ़ाया, तब जाके इमेज बनी। तो इसकी इमेज होती है वर्चुअल इमेज। डॉट डॉट करके मिलेगा तो हम उसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो इसकी इमेज वर्चुअल इमेज होती है, और ये होती है लैटरली रिवर्स कह लो या इन्वर्टेड कह लो। लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली रिवर्स्ड होती है इमेज। मतलब क्या है इस लाइन का? मान लो इस लाइन का थोड़ा मतलब समझाना चाहता हूं, लैटरली इन्वर्टेड का, उसे ध्यान से सुनना। ये मैं रफ कर देता हूं थोड़ा। जैसे मान लो हमने ये प्लेन मिरर लगाया, ये प्लेन मिरर लगा दिया, और आपने यहां लिखा P वर्ड,
तो आपको मिरर के अंदर देखोगे तो ये P उल्टा दिखेगा, वर्ड उल्टे हो गए तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। इसलिए जब हम एम्बुलेंस पर टेढ़े मेढ़े वर्ड लिख देंगे तो वो सीधे दिखेंगे। मान लो आपने यहां लिखा टेढ़ा वर्ड, एम्बुलेंस पर P उल्टा लिखा, तो आपको मिरर में देखने पर वो सीधा दिखेगा। इसलिए एम्बुलेंस वैन पर जो वर्ड होते हैं वो थोड़े उल्टे लिखे जाते हैं, जिससे कि जब वो मिरर पर गिरे लाइट उसकी तो वो आपको सीधा दिखाई दे। ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब इसके बेस पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब हम किसी मिरर के आगे खड़े हो जाएं तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। सिर ऊपर है, ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे नीचे रहेंगे। हाँ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में चेंज आएगा। लेफ्ट हैंड राइट में बदल जाएगा और राइट लेफ्ट में, उल्टा हो जाता है। ओके, जैसे ये उल्टा हो गया है। अब इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो घड़ी के क्वेश्चन बनते हैं, क्लॉक वाइज। तो क्लॉक के क्या क्वेश्चन है? क्लॉक के क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 9 बज रहे हैं तो मिरर में वो कितने बजाएगी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वहां घड़ी लेके थोड़ी बैठेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करें, इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करें, क्लॉक में देखकर कैसे पता करें। जैसे यहां हमने प्लेन मिरर लगा दिया और यहां आपने 9 बजा दिए, 9, तो घड़ी में कितने बजेंगे, मिरर में कितने दिखेंगे। ये क्लॉक में दिख रहा है आपको, तो उसकी जो इमेज बनेगी मिरर के अंदर उसमें कितने बजेंगे, ये कैसे पता करें। तो देखो ध्यान से, अगर घड़ी में 12 बज रहे हैं तो मिरर में भी 12 ही बजेंगे, ध्यान रखना, पहला पॉइंट। 12 बज रहे हैं तो इधर भी 12 ही बजेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी क्लॉक में जो टाइम है, क्लॉक में जो टाइम दिया है, क्लॉक का जो टाइम दिया है वो 12 से छोटा है, टाइम लेस देन 12, 12 से कम बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, इस तरह से 12 से कम बज रहे हैं, तो क्या करें। जैसे आपकी घड़ी में बज रहे हैं 9, तो मिरर में कितने बजेंगे। तो आप एक काम करेंगे, यहां लिखेंगे 12, आपकी घड़ी में बज रहे थे 9, तो 9 लिखकर उसे माइनस कर दो, तो 12 में से 9 गई तो कितने बचे, 3, तो यहां लिख देंगे 3, तो आपकी मिरर में 3 बजेंगे। जैसे ये आपकी घड़ी है, यहां होता है 12 का कॉलम, लिखे नहीं होंगे, यहां 3 बज रहे होंगे, यहां 6 और यहां 9। आपकी घड़ी इस तरह से है, ये छोटी सुई हो गई और ये बड़ी सुई हो गई, 9 बज रहे हैं। तो जब मिरर में आप देखोगे तो वो आपको ऐसे दिखेगा, तो हम कहेंगे 3 बज रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। मान लो आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है 7 o'clock, तो उसमें कितने बजेंगे, तो 7 को माइनस कर दो, तो ये बज गए 5, तो मिरर में आपको 5 बजे दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये टाइम पॉइंटों में है, जैसे आपके पास घड़ी में बज रहे हैं 9:30, 9:30, तो आप क्या करें, तो 9:30 लिख लो, ऊपर लिखना है 12, अब 12 में से 9:30 माइनस करना है। अब ये जनरल मैथ तो है नहीं है, मिनट में से मिनट घटते हैं और हावर में से हावर, तो 12 को मैं लिख सकता हूं 1160, 1160 मतलब 12, 11 आवर हो गया, 60 मिनट हो गए, 12 बज गए। तो मिनट में से मिनट घटा दो, 60 में से 30 गए तो 30 बचे, और 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो आपकी घड़ी में देखेंगे 9:30।
9:30 बज रहा होगा तो मिरर में दिखेंगे 2:30। जैसे आपके पास यहाँ लिखा है 11:60 और आपकी घड़ी में बज रहे हैं 10:45। तो माइनस कर दो, मिनट में से मिनट घटाना है तो 60 में से 45 घटाओ, 10 में से 5 गए तो 5 बचा और यहाँ से गया तो 1 बचा, 15 मिनट। और 11 में से 10 गया तो 1, तो आपके मिरर में 1:15 बजेंगे, 1:15 बजेगा। ओके, ये तो तब है जब टाइम 12 से कम की रेंज में हो। अगर घड़ी में 12 की रेंज हो, 12, 12:10, 12:30, 12:50, मतलब 12 की रेंज हो, 12 की रेंज में हो, 12 रेंज है ना, 12 रेंज का मतलब 12 to 12:59 तक 12 रेंज है ये। तो क्या करेंगे, तो आप 24 में से घटाओगे, 24 में से, जैसे आपके 12 बज रहे हैं तो 12 यहाँ लिखोगे और 24 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 12। तो आपकी घड़ी में अगर 12 बज रहे हैं तो मिरर में भी 12 दिखेंगे। मान लो आपकी घड़ी में बज रहे हैं 12:30, अब क्या करें, 24 में से घटाना है तो 24 को लिखूंगा मैं 23:60, मिनट में से मिनट घटा दो 30 आई है और 23 में से इसको घटा दो तो ये 11:30, तो मिरर में आपको दिखेंगे 11:30। तो इस तरह से मिरर वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, एक्स्ट्रा में छूट रहा है, प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टी है उसका एक पॉइंट है जो आपको लर्न करना है, फोकल लेंथ। आगे समझाऊंगा फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है प्लेन मिरर की, और पावर आगे समझाऊंगा मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में समझाऊंगा इसको, पावर 0 होती है। अभी आप डायरेक्ट लर्न करो, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है और पावर 0 होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि एक प्लेन मिरर मैंने यहां रखा, ये प्लेन मिरर है, जस्ट सामने रखना है और यहां व्यक्ति खड़ा हुआ है, मान लो ये व्यक्ति का सिर हो गया, ये इस तरह से कोई पर्सन खड़ा हुआ है और पूरे पर्सन की हाइट मान लो 4 फीट है, 4 फुट का व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो इसके हेड के सामने ही मिरर रख दिया जाए। जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो मिरर इस तरह से जस्ट सामने से सामने होना चाहिए और पास होना चाहिए। तो पूछा है इस पूरे पर्सन की फुल हाइट देखने के लिए, इस पर्सन की फुल हाइट, पर्सन की फुल हाइट ऑफ पर्सन अगर आपको देखनी है जस्ट सामने रखकर, इसके टॉप से इसका टॉप मिलाते हुए, और ये पास रखा हुआ है मिरर, तो कितनी हाइट का मिरर होना चाहिए। तो देखो हमारे पास बहुत ही छोटा मिरर है और हम पूरी बॉडी देखना चाहते हैं, तो मिरर को दूर ले जाओ, जैसे जैसे दूर ले जाओगे आप व्यक्ति से, वैसे वैसे आपकी इमेज बढ़ती चली जाएगी, पूरी दिखाई देना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर जस्ट सामने खड़े होकर आप चेक करना चाहो तो इस मिरर की हाइट कम से कम, जो पर्सन की हाइट है, मिरर की जो हाइट है वो पर्सन की हाइट का आधा मिरर तो चाहिए ही चाहिए, ये ध्यान रखना। तो पर्सन की हाइट का आधा मिरर चाहिए, तो मिरर की हाइट होनी चाहिए 4/2 = 2 फीट। सही में आ गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। क्यों ऐसा होता है वो डिटेल में नहीं समझाना हमको। अब एक छोटा सा पॉइंट और, एक रूम है, मान लो ये रूम की दीवार है, ये आपकी वॉल की, रूम की पूरी दीवार है, वॉल है, रूम की वॉल है, मान लो 10 फीट। तो इसके जस्ट सामने मैं मिरर रखूं,
इसके आगे मिरर रखूं और मैं चाहूं कि इस मिरर में टॉप टू टॉप, ध्यान रखना, इस मिरर में इसकी फुल हाइट को मेजर कर सकूं, तो मिरर की हाइट रूम के हिसाब से देखोगे तो रूम की हाइट का 1/3 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। पर्सन की हाइट के लिए 1/2 और किसी रूम की हाइट के लिए 1/3 हाइट मिरर की होनी चाहिए, तो आप फुल रूम की हाइट को देख सकते हो। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। एक पॉइंट और समझना है, अगर कोई थिक मिरर हम लेते हैं, जैसे ये हमने लिया थिक मिरर, ये थिक मिरर है, ये हमने थिक मिरर ले लिया। जब मिरर थिक होगा तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मिरर आपस में जुड़े होंगे, इस तरह जॉइंट होंगे, प्लेट जॉइंट होंगी, तब जाके वो थिक मिरर बना होगा। नाई की दुकान पर जो मिरर होता है वो थिक होता है। अब इस पर लाइट गिरेगी इस तरह से, इंसिडेंट लाइट, तो मिरर के इस सरफेस से टकरा के वो रिफ्लेक्ट होगा। थोड़ी बहुत लाइट अंदर चली गई होगी तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ी लाइट और अंदर चली गई होगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। पॉलिश नीचे होगी सबसे, यहाँ पॉलिश है, तो थोड़ी लाइट यहाँ चली गई होगी तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ी यहाँ आ गई होगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। इस तरह से बहुत सारी इमेज, पर्सन की बहुत सारी बहुत सारी इमेज हमको दिखाई देती है मिरर में, जिसमें ये फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ। जिसमें सेकंड इमेज सबसे ज्यादा ब्राइट होती है। तो कौन सी इमेज सबसे ज्यादा ब्राइट होती है? सेकंड इमेज। और ऐसा बहुत सारी इमेज हो रही है, कई बार रिफ्लेक्शन होने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टू प्लेन मिरर को हमने किसी एंगल थीटा पर अरेंज किया तो उससे कितनी नंबर ऑफ इमेज मिल सकती हैं? तो नंबर ऑफ इमेज निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है बाय प्लेन मिरर 360 अपॉन थीटा हम पहले डिवाइड करेंगे और 360 अपॉन थीटा की वैल्यू समझो ध्यान से, 360 अपॉन थीटा की वैल्यू अगर इवन आती है, इवन में, तो नंबर ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला बनेगा इस संख्या को मान लो मैंने p कह दिया 360 अपॉन थीटा। अगर ये वैल्यू इवन आती है तो इमेज होगी p-1। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल है 90 डिग्री का, तो मैंने डिवाइड करके p निकाला 360 अपॉन 90, 0 से ये कट गया, कितना आया 4, 9 चौक 36, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज, क्योंकि ये संख्या इवन है तो 4 - 1, तो आपको इमेज मिलेंगी 3। अगर हम ये कहें कि एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है और इनका एंगल है 120 डिग्री, तो सबसे पहले p निकालोगे 360 अपॉन थीटा 120, और ये संख्या आती है ऑड, डिवाइड करोगे तो 3 आ रही तो ऑड संख्या आई। तो नंबर ऑफ इमेज अगर संख्या ऑड है तो संख्या p को ही नंबर ऑफ इमेज मान लेंगे, तो यहां से इमेज मिलेगी 3। टोटल इमेज 3 बनेगी, लेकिन टोटल 3 इमेज बन सकती हैं, लेकिन वो हमें कितनी दिखेंगी ये हमारी रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड करता है कि हम प्लेन मिरर से, इन दोनों मिरर से कहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं। तो मैक्सिमम लाइंस हमको 3 मिल सकती हैं, मैक्सिमम इमेज हमको 3 दिख सकती हैं, किसी को 1 दिखेगी, किसी को 2 दिखेंगी और किसी को 3। ये डिपेंड करता है डिफरेंट पोजीशन पर, रिलेटिव पोजीशन पर। तो आप 360 में डिवाइड करिए थीटा का, इन दोनों का डिवाइड अगर इवन है, जैसे यहाँ 4 आया है तो इमेज होगी p-1,
अगर इन दोनों का डिवाइड ऑड नंबर है तो P को ही नंबर ऑफ इमेज मान लेते हैं।